बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना भारत के चीन के साथ संबंध और संघर्ष की कहानी को। इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के दौर को, कि क्या कारण रहे कि पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना पड़ा और किस तरह से किन प्रयासों के बाद इन दोनों देशों के मध्य शांति की स्थापना हो पाई। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष आरंभ हो गया था। 1947 में ही जब हम आज़ाद हुए थे, हमारे साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कश्मीर में भारत और पाक के बीच एक छाया युद्ध हुआ 1947 में बच्चों। क्योंकि कश्मीर की हम बात करें तो हमने बात की थी दूसरे अध्याय में कि जो कश्मीर की रियासत थी उसका विलय किस तरह से भारत में हुआ था। इस बारे में हमने बात की थी कि जो वहाँ के राजा थे वो डामाडोल स्थिति में थे, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें भारत की तरफ जाना है या फिर उन्हें पाकिस्तान की तरफ जाना है, इस तरह से। और कश्मीर रियासत थी वो अभी भी निर्णय नहीं कर पाई थी और कहीं कि इसी डामाडोल स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ थे वो और इसमें कश्मीर में घुसा दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरह से अशांति का माहौल पैदा हो गया। महाराजा के सहयोग और साथ मांगने से भारत ने जवाबी हमला किया था। तो इसलिए ये 1947 का ही शुरुआत में ही आज़ाद होते ही इन दोनों देशों के बीच में एक छाया युद्ध हुआ था और ये मसला बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले में हस्तक्षेप करके और युद्ध विराम करवाया था। थोड़ी राहत मिली कब कि इन दोनों सरकारों के बीच में सहयोग के संबंध स्थापित हुए। कुछ समझौते इन दोनों देशों की सरकारों ने किए। बंटवारे के समय जो अपहृत महिलाएं थी उनको भी उनके परिवारों को दोनों ही देशों ने लौटाया। सिंधु नदी जल संधि हुई, सिंधु नदी समझौता हुआ 1960 में और ये होता है नेहरू एवं जनरल अयूब खान जो कि पाकिस्तान के मुखिया थे। तो इनके मध्य सिंधु नदी का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर भी समझौता हुआ। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रन में हमला बोल दिया। 1947 के बाद ये थोड़े से वर्ष सहयोग और कहीं की शांति के समझौते की निकले, लेकिन 1965 में, क्योंकि इस वक्त यहाँ हम ये मान सकते हैं इसके पीछे एक संदर्भ या परिदृश्य कि 1962 में जो चीन का आक्रमण था, उस आक्रमण से पाकिस्तान ने ये अंदाज लगाया था कि भारत एक कमजोर राष्ट्र है और वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता की, अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया। उसे ये लगा कि इस कमज़ोर राष्ट्र पर आसानी से हमला करके मैं इसे जीत सकता हूँ। तो देखिए क्या होता है आगे कि अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रन में हमला बोला। अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला बोला। यहाँ पाकिस्तान ने दो तरफा हमला बोला। पहले अप्रैल में 1965 में जो गुजरात का कच्छ था उस पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो उधर व्यस्त हो जाएंगी पाकिस्तानी सेनाओं को रोकने में गुजरात की तरफ, और उसके बाद में आसानी से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करके उस क्षेत्र को पा लेगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उसका समर्थन करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए भारत का पंजाब की तरफ से, पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला किया गया और हमारी सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लाहौर के बहुत नज़दीक तक पहुंच गई। बाद में युद्ध विराम हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से, और उस वक्त हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री थे जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका वो समझौता हुआ और रूस की मध्यस्थता से वो समझौता रूस के ही एक शहर ताशकंद में हुआ था, इसलिए उसे ताशकंद समझौता कहा जाता है, जो कि होता है जनवरी 1966 में। तो सोवियत संघ की मध्यस्थता से 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति हुई, लेकिन भारत की भी परिस्थितियां कठिन ही थी, क्योंकि कठिन आर्थिक परिस्थिति थी। अध्याय 3 में हमने जाना था गरीबी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और ऐसे में युद्ध में हमारा बहुत सारा खर्चा हो गया था, तो एक आर्थिक समस्या हमारे सामने आ गई थी।
अब देखिए, क्या 1965 का युद्ध अंतिम युद्ध था पाकिस्तान के साथ, या फिर और भी कोई संघर्ष अभी बाकी था? चलिए जानते हैं। बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक अंदरूनी संकट आन खड़ा हुआ था। शुरुआत में हमने देखा था पहले अध्याय में कि किस तरह से भारत का विभाजन किया गया था और कौन कौन से हिस्से पाकिस्तान को दिए गए थे, कौन कौन से हिस्से भारत के पास रहे थे। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ आप नक्शे में देख पा रहे हैं, ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये है पूर्वी पाकिस्तान। ये दो हिस्सों में बंटा हुआ था पाकिस्तान। तो 1970 में पाकिस्तान के मध्य ये अंदरूनी एक समस्या खड़ी हुई। वो समस्या इन्हीं दो इलाकों को लेकर थी कि जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विजय हुई थी पाकिस्तान के आम चुनावों में, जो पहले आम चुनाव हुए थे उनमें। पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबर रहमान की पार्टी विजय हुई थी। तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग थी, और यहाँ पर मुजीबर रहमान की पार्टी थी वो विजय हुई, यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विजय हुई। लेकिन इस विजय को इन शासकों ने, पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने नहीं माना। उन्होंने मुजीबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ जो ये पाकिस्तान की जनता थी इस पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। देखते हैं, पाकिस्तान के शासकों ने इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अवामी लीग शेख मुजीबर रहमान का जो दल था, जो पार्टी थी, उसका नाम अवामी लीग था। उसने मांग की थी कि एक परिसंघ बनाया जाए, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के शासक थे वो इसको मानने से मना कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने अपने इलाके को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छोड़ दिया। तो ऐसी संघर्ष के हालातों में, ऐसी हिंसा के हालातों में और लाखों शरणार्थी भारत आने लगे, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं इस नक्शे में कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान का इलाका है ये दोनों तरफ से, और भारत का जो भूक्षेत्र है उससे ढका हुआ है। तो इस तरफ यहाँ जैसे ही जुल्म ढाने शुरू हुए लोगों पर, तो लोग ये इलाका छोड़कर भारत में आने लगे, और प्रतिदिन लाखों की संख्या में शरणार्थी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। इससे भारत के जो कहें कि हम संसाधन थे, पहले ही हम इतनी गरीबी के जो मकड़ जाल था उससे निकलने का प्रयास कर रहे थे, और इन शरणार्थियों की लाखों की संख्या में आ रहे शरणार्थियों से हमारे देश के संसाधनों का भार बहुत अधिक बढ़ गया था। तो इसलिए भारत ने बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम था उसको नैतिक समर्थन दिया और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत उसको तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से मदद मिल रही थी। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की दूरी बनते देख भारत ने भी सोवियत संघ की तरफ हाथ बढ़ाया और सोवियत संघ के साथ एक संधि की, एक समझौता किया। ये समझौता कि 1971 में भारत और सोवियत संघ ने ये समझौता किया कि 20 वर्षीय जो उनकी संधि है उसके तहत भारत को आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की रक्षा करेगा, भारत की सहायता करेगा। और ये भारत ने तब किया जब ये देखा गया कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की दूरी बन रही है। अमेरिका के उस वक्त एक अधिकारी थे जो कि पाकिस्तान से होते हुए चीन गए थे, बड़े ही गुपचुप तरीके से उनकी ये यात्रा थी। तो इन तीनों के बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए भारत ने भी कूटनीति से काम लिया और उसने संधि कर ली 20 वर्षीय सोवियत संघ के साथ में। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मौके से कार्रवाई की और 10 दिनों के भीतर ही भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इसी के साथ बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और तब भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। तो एक तरह से ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध
युद्ध की भी और साथ में बांग्लादेश के उदय की भी, कि किस तरह से बांग्लादेश एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित होकर हमारे सामने आया था। युद्ध के बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त हमारी तात्कालिक प्रधानमंत्री थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में सिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1971 की जंग के बाद जिस तरह से ये जंग जीती गई थी, श्रीमती गांधी की लोकप्रियता पर 4 चांद लग गए थे और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही बहुमत से जीती थी। अर्थात जिस तरीके से इस युद्ध को जीता था भारत ने, जिस कूटनीति का इस्तेमाल किया था भारत ने, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उस वक्त बहुत बढ़ गई थी। कुछ परिणाम ये भी थे कि भारत की सीमित संसाधनों के साथ युद्ध की गई नियोजित विकास की योजना, भारत की सीमित संसाधनों के साथ जो शुरू की थी हमने नियोजन की योजना, जिसके बारे में अध्याय 3 में हमने जाना था, वो योजना अब ढीली पड़ गई थी, क्योंकि हमने एक तरह से 3 युद्ध एक के बाद शुरू नहीं किए थे, हमें युद्ध करने पड़े थे। कुछ परिणाम ये भी कि भारत की सीमित संसाधनों के साथ शुरू की गई जो नियोजन की शुरुआत थी वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसका कारण कि लगातार 3 युद्ध हमें झेलने पड़े थे और इन 3 युद्धों की वजह से हमारा बहुत सारा जो संसाधन थे, बहुत सारा खर्चा था, बहुत सारी पूंजी थी, वो इन युद्धों पर हमें लगानी पड़ी थी। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े थे, क्योंकि 1962 में हमने देखा कि हम कितनी कमजोर स्थिति में थे, तो इसलिए रक्षा संसाधन पर हमें अपने संसाधन लगाने पड़े। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1962 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर असर हुआ और इसके बाद हमें 3 एक वर्षीय योजनाएं बनानी पड़ी। हम चौथी पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू नहीं कर पाए। देखते हैं अब आगे भारत की परमाणु नीति के बारे में। इन सब के मद्देनज़र भारत ने किस तरह की परमाणु नीति अपनाई, जहां की शीत युद्ध के दौर में दोनों खेमों के बीच में होड़ चल रही थी आयुधों की। उस वक्त भारत ने किस तरह के परमाणु कार्यक्रमों को अपनाया, जहां भारत शांति का संदेश देता है, जहां भारत संप्रभुता के सम्मान का संदेश देता है। ऐसे में कैसी रही होगी भारत की परमाणु नीति। देखते हैं। नेहरू थे वो परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु ऊर्जा निर्माण की शुरुआत हमने 1940 के दशक में ही होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में कर ली थी। नेहरू की औद्योगिकरण नीति का जो प्रमुख घटक था वो भी परमाणु कार्यक्रम था और मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन भारत ने इसको शांतिपूर्ण करार दिया और भारत ने इस बात का संकल्प लिया कि भारत अपनी परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करेगा, कि अणु शक्ति का इस्तेमाल है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए भारत दृढ़ संकल्पित है। भारत अपनी जो भी अणु शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, उसका इस्तेमाल केवल शांति के लिए, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा। विश्व परमाणु आयुधों में उस वक्त लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि शीत युद्ध का दौर था। साम्यवादी चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया था। अणु शक्ति संपन्न जो भी राष्ट्र थे वो सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य थे। उन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा, लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ने इसको भेदभावपूर्ण माना। ये जो संधि है वो इन जो राष्ट्र हैं जो कि पहले से ही अणु शक्ति संपन्न हैं, इनके परमाणु कार्यक्रमों पर, इनकी जो अणु शक्ति है उसको बढ़ाने पर रोक नहीं लगाती है। ये केवल जो राष्ट्र अणु शक्ति संपन्न नहीं है उन पर ही रोक लगाती है। इस वजह से भारत ने इसको भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, कि भारत हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था, इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब ले लेते हैं हम प्रश्नोत्तर। हमने जाना इस
पार्ट में कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ शुरुआत में ही संबंध जो थे हमारे वो बहुत अच्छे नहीं रह पाए थे। विभाजन का चाहे हम प्रभाव माने उसको या फिर हम माने जो हमारे क्षेत्रीय सीमांकन है, नामांकन है, उनकी बात माने, लेकिन शुरुआत में ही पाकिस्तान के साथ एक संबंधों में संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे ये परिणित हुई 2 युद्धों के अंतर्गत। लेकिन उससे और हम निकले बाहर और किसी तरह वापस संबंधों को पटरी पर लाने का हमने प्रयास किया। निसंदेह इन युद्धों का बुरा असर हमारी नियोजन की नीति पर पड़ा। हमारी जो योजनाएं हमें देश के अंदर विकास कार्य हेतु चलानी थी उन पर पड़ा और साथ में हमने जाना पर भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त रूप से। अब ले लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? बहुत अच्छे से बता सकते हैं आप। इसका जवाब आपको लिखना है और इसको याद भी रखना है, शिमला समझौता क्या था, कब था और किसके मध्य हुआ था। बांग्लादेश का उदय किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। इसका आपको वर्णन करना है, अपने शब्दों में पूरी कहानी बयां करनी है, लिखने का प्रयास करना है कि किस किस तरह से घटनाएं एक के बाद एक होती रही, कैसे पाकिस्तान का जो ये अंदरूनी मामला था वो बाद में एक तरह से वैश्विक मामला बन गया, भारत के लिए परेशानियां बढ़ी और भारत ने किस तरह से इसका जवाब देते हुए और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इस बारे में विस्तार से वर्णन करना है आपको अपने शब्दों में। धन्यवाद।